सीधा महोबा के इतिहास में चलते हैं। इतिहास और लोक कथाओं का एक ऐसा पन्ना जो वीरता से तो भरा है, लेकिन अपनों के धोखे से भी। बुंदेलखंड का वो प्रसिद्ध राज्य महोबा, ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने का मौका है कि कैसे किसी अपने की रची गई साजिशें और अंदरूनी कलह बड़े बड़े साम्राज्यों की ईंट से ईंट बजा सकती है। अब जरा सोचिए, एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य कैसे मिट्टी में मिल जाता है? क्या हमेशा बाहर से आई कोई बड़ी सेना ही इसकी वजह होती है, या फिर पतन का वो बीज घर के भीतर ही पनप रहा होता है, किसी बहुत ही भरोसेमंद रिश्तेदार के रूप में? हमारी आज की ये पूरी गाथा इसी सवाल पर टिकी है। एक ऐसी कहानी जहां घर का भेदी बाहरी तलवार से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। किंवदंतियों की रहस्यमयी दुनिया में जाने से पहले आइए 12वीं शताब्दी के अंत के असली भारत को देखते हैं। ये वो समय था जब सत्ता के कई बड़े केंद्र हुआ करते थे। देखिए, 1165 ईस्वी में परमर्दी देव महोबा की गद्दी पर बैठते हैं। फिर 1193 में महान पृथ्वीराज चौहान का थानेसर में गिरना, और ठीक एक साल बाद शहाबुद्दीन के हाथों जयचंद का मारा जाना। और इन सब उथल पुथल के बीच 1203 में महोबा का पतन। ये महज इतिहास की सूखी तारीखें नहीं हैं, ये एक पूरे युग के ढहने की कहानी है। इस दौर की राजनीतिक उथल-पुथल को समझने के लिए दिल्ली की गद्दी के उस विवाद को समझना जरूरी है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के जयचंद राठौड़ दोनों ही दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर के वंशज थे। रिश्ते और उम्र में बड़े होने के नाते जयचंद का दावा मजबूत था, लेकिन ताज पहनाया गया पृथ्वीराज को। बस यहीं से एक ऐसी भयंकर दुश्मनी शुरू हुई जो जिंदगी भर चली। इसी पारिवारिक कलह ने उत्तर भारत को कमजोर किया। और दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल ऐसी ही एक पारिवारिक कलह आगे चलकर महोबा को भी निगलने वाली थी। चलिए अब इस कहानी के केंद्र पर आते हैं, महोबा के शासक परमर्दी देव चंदेल, जिन्हें लोक कथाओं में हम प्यार से राजा परमाल कहते हैं। 900 ईस्वी के नन्नुक राजवंश के इस गौरवशाली वंशज ने करीब 37 सालों तक महोबा पर राज किया। राजा परमाल कोई आम शासक नहीं थे, वे बेहद उदार थे और उन महान योद्धाओं के स्वामी थे जिनकी वीरता के किस्से बुंदेलखंड में आज भी गूंजते हैं। लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, और वो क्या थी? अपनों पर अंधा विश्वास। यही अंधा विश्वास आगे चलकर सबसे घातक साबित हुआ। इतिहास से जरा हटकर अगर आलाखंड की किंवदंतियों को देखें तो कहा जाता है कि राजा परमाल ने एक समय पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी। और इस अभियान की शुरुआत कहां से हुई? खुद महोबा से। उस समय महोबा पर राजा बासदेव परिहार का राज था। परमाल ने उन्हें हराकर कब्जा तो कर लिया। राज्य के लिए ये एक बड़ी जीत थी, लेकिन असल में यही वो ऐतिहासिक मोड़ था जिसने अनजाने में महोबा के सबसे बड़े और सबसे खामोश दुश्मन को जन्म दे दिया था। अब यहां रिश्तों का एक ऐसा उलझा हुआ जाल बुना गया जो किसी हाई वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं है। जरा देखिए, पराजित राजा बासदेव की बेटियों का विवाह महोबा के सबसे बड़े ओहदेदारों से हुआ। मल्हाना की शादी खुद राजा परमाल से हुई, और दिवला तथा तिलका, उनका विवाह परमाल के सबसे वीर सेनापतियों दसराज और बच्छराज से कर दिया गया। एक हारे हुए परिवार को अपने ही दरबार में इतनी अहम जगह देना ये एक बड़ा कूटनीतिक दाव था, लेकिन सच कहें तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी था। और इन्हीं कूटनीतिक शादियों से जन्म हुआ इतिहास के उन मशहूर बनाफर योद्धाओं का। दसराज और बच्छराज के महान बेटे आल्हा, उदल, मलखान और सुलखान, ये महज नाम नहीं है, बल्कि ये राजा परमाल की अजय सैन्य ताकत थे। इन भाइयों की तलवारों ने सालों तक महोबा पर खड़ोच तक नहीं आने दी। इनकी बहादुरी के आगे दुश्मन कांपते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बाहर से कितनी भी मजबूत ढाल क्यों ना हो, वो अंदर से होने वाले वार को भला कैसे रोक सकती है? महोबा की इस अभेद्य ढाल में जो सबसे बड़ी दरार थी, वो थी राजा परमाल की अपनी आंखों पर बंधी पट्टी। यहां विरोधाभास देखिए। एक तरफ राजा परमाल थे जो अपने साले माहिल पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, उसे अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानते थे। लेकिन दूसरी तरफ था माहिल, जिसके मन में परमाल के लिए गहरी, जहरीली और भयंकर नफरत सुलग रही थी। परमाल को कानो कान खबर नहीं थी कि उनके अपने महल में उनका सबसे करीबी इंसान ही उनके विनाश की पटकथा लिख रहा है। अब सवाल ये है कि माहिल की इस नफरत की वजह क्या थी? अभी हमने राजा बासदेव परिहार का जिक्र किया था ना। माहिल उन्हीं बासदेव का बेटा था। वो इस बात को कभी नहीं भूल सका और ना ही कभी माफ कर सका कि परमाल ने उसके पिता को हराकर महोबा की गद्दी छीनी थी।
पिता की हार का वो दर्द माहिल के दिल में एक नासूर बन चुका था। एक ऐसा नासूर जिसका इलाज अब सिर्फ और सिर्फ महोबा की बर्बादी से ही हो सकता था। आह्ला खंड की गाथाओं में माहिल के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो हैं शातिर और चुगलखोर। और सच मानिए, ये शब्द उस पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। माहिल सामने से वॉर करने वाला कोई शूरवीर नहीं था, वो पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला खिलाड़ी था। उसने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, इसके बजाय अफवाहों, चुगलियों और कुटिल कूटनीति से महोबा की व्यवस्था को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट लिया। वो असल में महोबा के पतन का सबसे खतरनाक मास्टरमाइंड था। परिवार में अपनी जगह का पूरा फायदा उठाते हुए माहिल ने महोबा की सुरक्षा पंक्ति को बड़ी ही चालाकी से तोड़ना शुरू किया। वो दरबार में शक और कलह के बीज बोने लगा। अब देखिए, बाहरी दुश्मनों के लिए तो महोबा का किला अभेद्य था, लेकिन माहिल की इन रोजमर्रा की साजिशों ने राज्य की जड़ों को इस कदर कमजोर कर दिया कि एक दिन उस पूरी इमारत का ताश के पत्तों की तरह ढहना बिल्कुल तय हो गया था। इसी बीच इस कहानी में धोखे का एक और बहुत ही उलझा हुआ पहलू जुड़ता है। ये कहानी है चौड़ा की। चौड़ा वीर दसराज का एक अवैध पुत्र था, जिसे बदनामी के डर से पैदा होते ही नदी में बहा दिया गया था। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, उसे नदी से निकालकर बचा लिया गया। और किसने बचाया? स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने। जरा सोचिए, महोबा का ही खून अब उसके सबसे बड़े दुश्मन के दरबार में पल बढ़ रहा था। ये एक ऐसी घटना थी जो आगे चलकर महोबा के लिए मौत का फरमान बनने वाली थी। और प्रतिशोध का ये चक्र यहीं नहीं रुका। पृथ्वीराज चौहान ने चौड़ा को बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह पाला, उसे युद्ध कला सिखाई। बड़ा होकर वही चौड़ा विशाल चौहान सेना का सेनापति बन गया। और जब आल्हा खंड की वो अंतिम विनाशकारी लड़ाई लड़ी गई ना, तो चौड़ा अपने ही सौतेले भाइयों आल्हा और ऊदल के खिलाफ मैदान में खड़ा था। माहिल ने तो महोबा को अंदर से खोखला कर ही दिया था, और अब दुश्मनों को चौड़ा के रूप में एक ऐसा घातक हथियार मिल गया था जो महोबा की एक एक कमजोरी से वाकिफ था। और इस सुलगती हुई आग में घी का काम किया एक ऐसी प्रेम कहानी ने जिसने सचमुच सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। राजा परमाल और रानी मल्हाना के इकलौते बेटे ब्रह्माजित ने बिना किसी अनुमति के पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला से विवाह कर लिया। दो कट्टर दुश्मन साम्राज्यों के बीच ये शादी शांति का प्रतीक तो बिल्कुल नहीं बन सकी। एक ऐसा राज्य जो पहले ही माहिल की साजिशों से खोखला हो चुका था, उसके लिए ये दुस्साहस सीधे सीधे मौत को अपने दरवाजे पर दावत देने जैसा था। इस बिना इजाजत की शादी का नतीजा एक भयंकर त्रासदी के रूप में सामने आया। उरई के भयानक युद्ध में ब्रह्माजित मारा गया, और विवाह के पूरी तरह संपन्न होने यानी गौने की रस्म से पहले ही बेला विधवा हो गई। इस एक घटना ने राजा परमाल के वंश को तबाह कर दिया, उनसे उनका इकलौता वारिस छीन लिया। ये इस बात का सबसे दर्दनाक उदाहरण है कि जब घर के भेदी और बाहरी दुश्मन एक साथ मिल जाएं, तो वो कैसे बड़े से बड़े साम्राज्य को राख के ढेर में बदल सकते हैं। और अंततः अंदर से खोखले हो चुके इस राज्य का वही हश्र हुआ जो होना था। अगर हम वापस ऐतिहासिक वास्तविकता की ओर लौटें तो देखते हैं कि 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने परमाल को महोबा से बेदखल कर दिया। 1202 में परमाल के शासन का दुखद अंत हुआ, और आखिरकार 1203 में महोबा और कालिंजर दोनों ही मुस्लिम आक्रमणकारियों के हाथों गिर गए। जो महोबा कभी अपनी शूरवीरता के लिए जाना जाता था, वो अब पूरी तरह से बिखर चुका था। तो इन सब के बाद राजा परमाल का क्या हुआ? यहां आकर इतिहास और लोक कथाएं बिल्कुल अलग अलग रास्ते पकड़ लेती हैं। किंवदंतियां बड़े ही नाटकीय ढंग से बताती हैं कि वे हारकर जंगलों में भाग गए और अंतिम चंदेल राजा के रूप में गुमनामी में मर गए। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य कुछ और ही सच्चाई बयां करते हैं। इतिहास बताता है कि 1203 में वे कुतुबुद्दीन के खिलाफ बहादुरी से लड़े थे, और सबसे बड़ी बात, वे अंतिम चंदेल राजा नहीं थे। उनके बाद उनके बेटे त्रैलोक्यवर्मन ने हार नहीं मानी और मुसलमानों को हराकर अपना राज्य वापस भी छीना था। तो इस पूरी महाकाव्य जैसी गाथा के अंत में हम उसी मूल सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या महोबा का पतन सच में केवल पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना या विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से हुआ था? या फिर इस मजबूत किले की नींव को असल में माहिल की उस पुरानी नफरत और उसकी साजिशों की दीमक ने पहले ही अंदर से खोखला कर दिया था? इतिहास हमें अक्सर यही सिखाता है कि सबसे खतरनाक दुश्मन सरहदों पर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही घर में हमारे ही बनकर बैठे होते हैं। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।